से इस स्पिरिचुअल टेबलेट ग्लोबल हिंदी के डिजिटल मंच पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को हार्दिक नमन एवं इस प्रोग्राम के आधार स्तंभ एवं स्पिरिचुअल टेबलेट के जनक हम सबके प्रिय डॉक्टर जी के को कोटि कोटि वंदन। डॉक्टर जी के सर के बारे में 2 लाइंस में कहा जाए तो बौद्धिक स्तर पर तो वो गुणों की खानी है और व्यवहारिक स्तर पर बेहद सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। डॉक्टर जी के सर ने स्पिरिचुअल टेबलेट के रूप में हमें जो ज्ञान दिया है वो बेहद सराहनीय है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि टेबलेट्स तो बहुत सुनी है, ये स्पिरिचुअल टेबलेट क्या चीज है? तो आइए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। वैसे तो हमारे पिछले एपिसोड्स में मेरी साथियों ने आपको इसके बारे में बहुत सुंदर परिचय दिया है, पर फिर भी हमारे जो नए दोस्त इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनके लिए मैं प्रस्तुत करती हूँ। ऐसा है दोस्तों, जब हम दैनिक जीवन में बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारा फिजिकल चेकअप करते हैं और उसके अनुसार देखते हैं, जो भी देखते हैं वो डायग्नोस करते हैं, उसके हिसाब से हमको दवाई देते हैं, टेबलेट के रूप में या लिक्विड के रूप में, जो भी और हम दवाई लेते हैं फायदा होता है। और लेकिन कई बीमारियां ऐसी हैं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की जो बीमारियां हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये इनको जड़ से तो ठीक नहीं किया जा सकता, आपको ताम्र इसके लिए दवा लेनी पड़ेगी और दवा लेने से ये मेंटेन रहेंगी। अब जब हम स्पिरिचुअल पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारा ये फिजिकल बॉडी को मिलाकर 7 बॉडीज हैं। अब वैसे ये विषय तो दोस्तों अलग हो जाएगा, तो उस पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने विषय पे आते हैं। तो जो एलोपैथिक दवाएं हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी पे वर्क करती हैं, इसके आगे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हमारी जो इंटेलेक्चुअल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, हमारे जो विचार मन में रहते हैं, हमारे पिछले जन्मों के कर्म जो संचित रहते हैं, हमारी सोच, हमारा ज्ञान, वो सब हमारे उस शरीर के उस स्तर पर इकट्ठा होता है। अच्छा, कभी हमारे जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो और हम उनको संभाल नहीं पाते हैं तो वो चिंता हमें शारीरिक रूप से परेशान करती है और हमारी शारीरिक बीमारी के रूप में उभर के सामने आती है। अब अगर हम फिजिकली उसको डॉक्टर को दिखा के आते हैं, दवा लेते हैं, ठीक होता है, फिर पुनः पुनः वो बीमारी होती है। लेकिन अगर किसी चीज की जड़ के ऊपर काम किया जाए तो फिर उसको हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इस विषय में डॉक्टर जीके ने कई वर्षों तक गहन अध्ययन किया और मानव सेवा के लिए उन्होंने, क्योंकि दोस्तों आज घर घर में बीमारी फैली हुई है, लोग बड़े त्रस्त हैं, उनकी कमाइयों का अधिकांश अंश इन बीमारियों के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, उसके इलाज के ऊपर खर्च हो जाता है। तो डॉक्टर गोपाल कृष्ण, वो एक एमबीबीएस डॉक्टर तो है ही हैं, साथ में एक बहुत अच्छे साधक भी हैं। तो उन्होंने इस विषय में काफी सालों तक गहन अध्ययन किया और कई कॉन्सेप्ट्स उन्होंने बनाए, कई कॉन्सेप्ट्स लाए, जिन कॉन्सेप्ट्स को हम ग्रहण करते हैं तो हमारा मूल के अंदर से, हमारे आंतरिक शरीरों से वो बीमारी दूर होती है, जिसके फलस्वरूप हमारी शारीरिक बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, स्पिरिचुअल टेबलेट वो कॉन्सेप्ट्स, वो अवधारणा जो हम बौद्धिक स्तर से यानी इंटेलेक्चुअल लेवल पर जिनको हम ग्रहण करते हैं वो होती हैं। तो स्पिरिचुअल टेबलेट कोई सॉलिड रूप नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट्स हैं जो डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने अपनी उन कॉन्सेप्ट्स को स्पिरिचुअल टेबलेट के रूप में प्रस्तुत करके हम सबको परिचित कराया और मानव धर्म के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। उन्होंने करीब 10,000 लोगों के ऊपर
इस कॉन्सेप्ट्स को, इन टेबलेट्स को यूज किया और उनको लाभ पहुंचाया, वो रोगी ठीक हुए, वो पेशेंट गॉड्स ठीक हुए। ये सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब के लिए मन गदगद होता है, बहुत श्रद्धा आती है कि आज उन्होंने जीवन को, जो लोग श्रद्धा पूर्वक इस चीज को स्वीकार करते हैं तो वो बहुत बहुत कुछ अपने जीवन को, अपनी इन बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये तो हुआ स्पिरिचुअल टेबलेट का विवरण। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आजकल लंग्स डिजीज, आज का जो हमारा सेशन है वो लंग्स डिजीज के ऊपर है। लंग्स डिजीज, लंग्स से रिलेटेड मतलब जैसे सीजनल फ्लूज होते हैं, प्लस श्वसन संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब लंग्स से रिलेटेड ही होती हैं। तो आज मेरी एक साथी श्रीमती प्रथा अग्रवाल, वो आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगी, कारण और निवारण बताएंगी। अब मैं प्रथा अग्रवाल का छोटा सा परिचय दे देती हूँ। प्रथा जी करीब 5 वर्षों से आनापानसती मेडिटेशन से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी मास्टर हैं। 6 महीने से स्पिरिचुअल टेबलेट से जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ एक बहुत कुशल गृहिणी हैं और एक बहुत अच्छी बिजनेस वूमेन है। वो पीजीएल ग्रुप की डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, लेकिन वहां तक जाने से पहले हम लोग कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं, ताकि जो वो अमूल्य ज्ञान हमको दें उसे हम आत्मसात कर लें। तो आप लोग प्लीज मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाइए। आनापानसती मेडिटेशन, वैसे तो मुझे लगता है कि आप में से काफी लोगों को इसके बारे में पता होगा, फिर भी मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताती हूँ। अपने दोनों हाथों को क्लैप्स कर लीजिए इस तरह से, और अगर आप आलती पालती मार के बैठे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपनी, अगर सोफा पे या कुर्सी पे बैठे हैं तो अपनी दोनों टांगों को इस तरह से क्रॉस कर दीजिए। आंखें बहुत प्यार के साथ बंद करिए, और चश्मा पहन रखा है तो प्लीज सब अपना चश्मा उतार दीजिए, क्योंकि अब तो हम आंतरिक यात्रा पे जा रहे हैं। चश्मा तो बाह्य दुनिया को देखने के लिए है दोस्तों। तो हम लोग 10 मिनट के लिए आनापानसती मेडिटेशन करेंगे। इसको करने का तरीका ये है कि सिर्फ हमको अपनी आती जाती श्वास के ऊपर ध्यान देना है। आती, जो श्वास हम ले रहे हैं अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर आ रही है, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है। पत्री सर कहते हैं कि श्वास ही हमारा गुरु है, और श्वास ही वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने अंतर्मन की यात्रा कर सकते हैं। अंतर्मन यानी किंगडम ऑफ गॉड, वो ईश्वर तो हमारे अंदर ही निवास करता है दोस्तों। तो चलिए आज हम अपने खुदा से खुद ही मिलने चलते हैं। लास्ट 2 मिनट दोस्तों, आंखें बंद रखिए। सांसों को देखते रहिए, सांसों के साथ जुड़े रहिए।
एक मिनट। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कृपया सभी लोग अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और 5 सेकंड के लिए आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और बहुत प्यार के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और वापस इस भौतिक शरीर में आए। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा? चलिए हम अपनी आगे की यात्रा पे चलते हैं। अब मैं श्रीमती प्रथा अग्रवाल को इस डिजिटल मंत्र पर आमंत्रित करती हूँ। प्रथा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीप्ति जी। सबसे पहले हम हमारे गुरु प्रातः स्मरणीय ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हैं और हमारे गुरु और इस स्पिरिचुअल टैबलेट्स के जनक जिनको कहा जाता है उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट्स हिंदी की ओर से सभी दर्शकों और जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली में हम दीप जलाते हैं। आइए आज हम ज्ञान का दीप जलाएं और इस निरोगी जीवन का दीप जलाएं और जाने अस्थमा के कारण और निवारण को। चलिए इसकी यात्रा हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा हुआ था दोस्तों कि एक बहुत बड़ा विराट रेगिस्तान था और उसमें एक राहगीर था और वो चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था और चलते चलते उसे उस रेगिस्तान में एक टेलीफोन बूथ दिखाई दिया। टेलीफोन बूथ और वो भी रेगिस्तान में। उसके मन में उत्सुकता जागी, जिज्ञासा से परिपूर्ण वो टेलीफोन बूथ के पास गया। टेलीफोन बूथ के पास जाने में वहां पे लिखा था ईश्वर से बात करो। उसके मन में उत्साह जाग गया, उसने साहस दिखाई और उसने वो दरवाजा खोला टेलीफोन बूथ का और उठाया वो टेलीफोन। उसके मन में पूरी आशा थी कि आज उसको अपने जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और उसे उधर से एक जानी पहचानी सी आवाज आई। तो उसने ये पूछा कि हमारे जीवन के जीने का कला क्या है, असली कला। वहां से एक गंभीर और मधुर स्वर में आवाज आई, लंबी गहरी सांस। हाँ दोस्तों, लंबी गहरी सांस। सांसें ही हमारी जीवन है। प्रत्येक जीव का जीवन उसकी सांसें होती है और मनुष्य की सांसों में अहम भूमिका फेफड़े और उसके स्वास्थ्य पर आश्रित होती है। फेफड़े हमारी श्वसन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और वो कहाँ रहता है? वो हमारे डायफ्राम के ऊपर और अस्थि हड्डियों, पिंजर हड्डियों जिसे कहते हैं, चेस्ट की जो हड्डियां कहते हैं, उसके अंदर
हमारे हृदय के दाएं बाएं की ओर स्थित रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये प्राण रूपी जो ऑक्सीजन है ये हमारे शरीर के भीतर जाता है, और जब हम श्वास बाहर करते हैं तब इसमें से जो ये वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बाहर जाता है। जब हम ये सांस लेते हैं तो वो जो प्राण ऊर्जा आती है वो फेफड़ों के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में संचारित होती है, और उसी से ये पूरे शरीर में प्रवाहित होकर हमारे जीवन को ऊर्जा देती है। हमारे ये शरीर को प्राण में जो वायु है हमारे फेफड़े ही देते हैं, फेफड़ों के द्वारा ही आता है। तो आप समझ गए कि कितना जरूरी है इनका ठीक होना और इनका स्वस्थ होना। फेफड़े जब फैलते हैं तो वो शरीर में ऑक्सीजन लेके आते हैं, और जब ये सिकुड़ते हैं तब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कचरे के समान है, जो एक वेस्ट के समान है, इसे बाहर करते हैं। यूं तो श्वासों का आदान प्रदान ही फेफड़ों की प्रमुख भूमिका मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि श्वसन ही उसकी क्रिया है, लेकिन ये एक और प्रमुख भूमिका निभाती है, वो है हमारे हृदय की रक्षा करना। फेफड़े एक अवघात शोषक रूप है, यानी कि एक शॉक अब्जॉर्बर है जो पूरी तरह से निरंतर हमारे हार्ट को एक तरह से प्रोटेक्ट करता रहता है, उसका रक्षण करता रहता है। जब हमारे जो हार्ट होते हैं अगर वो कुछ ऐसा चीज देख ले या डर जाते हैं तो वो धक धक बहुत जोर से दब बजने लग जाते हैं, ये धड़कने लग जाते हैं। तब वो उसका वो शॉक कौन संभालता है? वो फेफड़े ही संभालते हैं। धीरे धीरे वो फेफड़े वो शॉक को ऑब्जर्व करके वो श्वासों की धारा प्रवाह चेंज कर देता है। इसी तरह वो रेगुलेट होता है। तो देखा जाए तो हमारे फेफड़े बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण काम करता है वो है क्लेंजिंग और फिल्टरेशन का। क्लेंजिंग किस तरह? अगर अनचाही वस्तु हमारे फेफड़े में खानों के द्वारा या हमने कुछ ले लिया है तो उसको कफ के द्वारा वो बाहर फेंक देती है, तो इसके द्वारा वो फिल्टरिंग का भी काम करती है हमारे शरीर में। बिल है संभालना। हमारे शारीरिक रूप से किस तरह हमारे फेफड़े हमारे लिए जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से फेफड़ों का क्या महत्व है, आज तक शायद हम इसको इस दृष्टिकोण से देखे ही नहीं कि फेफड़े किस लिए जरूरी होते हैं, फेफड़ों का क्या महत्व है, इसके बारे में हमने कभी इतनी जानकारी प्राप्त की ही। लेकिन दोस्तों, फेफड़े आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। तो चलिए जानते हैं कैसे। ठीक है योगेश। फेफड़े हमारे विचारों को व्यक्त करने के तरीके से जुड़े हुए हैं। हम किस तरह अपने आप को व्यक्त करते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, हम जीवन में क्या चॉइस लेते हैं, क्या आपको पता था कि ये फेफड़ों के द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं? ये जरूर हमारी अभिव्यक्ति से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये फेफड़े योगेश नीचे गया क्या? जीवन शक्ति ऊर्जा प्रेम का आदान प्रदान करने की हमारी शक्ति और क्षमता का हाँ? प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जो सांस लेते तो हैं नीचे गया था? वो ऊर्जा आती है। वो ऊर्जा से पानी देखने बाकी गया जो प्राण अच्छा, ऊर्जा है है दोनों वो आती है, प्रेम की ऊर्जा भी हमारे अंदर जाती है। अच्छा तो पानी ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है कि ये फेफड़े स्वस्थ रहे, बिल्कुल ठीक रहे। कहा जाता है कि अगर हम सांस ठीक ना ले तो हमने जीना सीखा ही नहीं। सांसों पे ही हमारा जीवन आधारित है, सांस ही सब कुछ है, और वो सब कुछ हमारे फेफड़ों पे ही आधारित होता है। फेफड़े उसकी पोजीशन के द्वारा आपने देखा है ना, हमारे वो चेस्ट एरिया में है, यानी ये हमारे अनाहत चक्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर ये ठीक ना रहे तो इसमें हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, कई प्रकार की डिजीजेज आ जाते हैं। अनाहत चक्र अगर ठीक से संतुलित ना हो, स्पष्ट ना हो,
और उसमें करुणा, प्रेम, स्वीकृति ये सब की भावना ना हो तो हम काफी रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। हमारा मन बिल्कुल भी शांत नहीं हो जाता, अशांत हो जाता है। और जब हम सही शासन प्रणाली से और फेफड़े, स्वस्थ फेफड़े के साथ अगर हम सांसें भरपूर मात्रा में ले, वो ऊर्जा हम भरपूर मात्रा में ले, तो हमारा अनाहत चक्र पूरी तरह से संतुलित हो जाता है। फिर हमारे जीवन में हर्ष, उल्लास और शांति आ जाती है। फेफड़े कितनी बार एक, जब कोई आदमी बहुत दुखी होता है और वो बहुत ग्रीफ में होता है, उसको भी वो दर्शाता है। आपको कैसा फीलिंग्स आ रहा है, कैसा आप महसूस कर पा रहे हैं, कैसा विचार आ रहा है, ये सब फेफड़ों के द्वारा ही होता है। आप लाइफ में किसको किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने सांस लिया, आपने देखा जब हम सांस लिया, और जब भी अगर हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो, तो आप देखेंगे कि आपकी सांसें कितनी लंबी, गहरी और एकदम ठीक है, स्वस्थ है। लेकिन जहाँ हमारे लाइफ में कुछ रुकावट आई या कोई प्रॉब्लम आई या कोई परेशानी आई, हम बहुत ही ऊपरी-ऊपरी, हल्की-हल्की सांस लेने लग जाते हैं। हमारा जो ये फेफड़ा है, ये पूरी तरह से फैल नहीं पाता। दुःख में कैसे लोग सिकुड़ जाते हैं, आपने देखा है, वैसे ही हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। जब हम बहुत पीड़ा का अनुभव करते हैं, तो वो बहुत हम सिकुड़ जाते हैं। तो उसी तरह से हम ठीक से साँस नहीं ले पाते, और जब हम साँस नहीं ले सकते, तो हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो प्राण शक्ति ही जा ही नहीं सकती। इसीलिए हमारे इमोशंस के साथ हमारे फेफड़ों का डायरेक्ट कनेक्शन है, बिल्कुल सीधा सटीक कनेक्शन है हमारे इमोशंस और हमारे फेफड़ों के साथ। शायद आप लोग ने किसी ने ये एंगल से सोचा ही नहीं, मैंने भी कभी इस एंगल से सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 2 फेफड़े हैं, हमने सोचा था कि खाली इसका काम है साँस लेना, साँस देना, यही काम है। पर ये हमारे इमोशंस के साथ, हमारे विचारधारा के साथ, हमारे अभिव्यक्ति के साथ, हर किसी के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो आपने देखा कि ये फेफड़े कितने ज़रूरी, कितने अभिन्न अंग हैं हमारे शरीर के, और देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण अंगों में एक अंग है हमारे ये 2 फेफड़े। और अगर हम इनका ठीक से यूज़ नहीं करें और इसमें अगर हम लोग ने इसमें काम नहीं किया ठीक से, और ये किसी तरह से अगर ये बीमारी आ जाए, तो किस प्रकार की इसमें बीमारी आ सकती है। इसमें अस्थमा की बीमारी आ सकती है, इसमें सीओपीडी की बीमारी आ सकती है, निमोनिया हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तपेदिक जैसी बीमारी, रक्तचाप की बीमारी, ये कई प्रकार, विभिन्न प्रकार की बीमारी आ सकती है, एलर्जीज आ सकते हैं, बहुत तरह की बीमारी आती है लंग्स में। तो चलिए, जब हम जान गए हैं इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्वपूर्ण ढंग, तो अब हम जाने कि इसको हम कैसे, इस रोग को और इसको कैसे ठीक कर सकेंगे, और कैसे स्पिरिचुअल टैबलेट्स लेके, यानी कि आध्यात्मिक टैबलेट्स, आध्यात्मिक गोलियों से हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला है, फेफड़ों की समस्याएं वालों को कुछ गुणों को अपनाना होगा। जैसे क्या? जैसे प्रेम, दया, करुणा, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता, एकाग्रता आदि जैसी सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना होगा। रोगियों को खुशी और हर्ष जैसी सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना चाहिए। ये कब होगा? आप जरा सोचिए, ये कब होगा? जब हम दुख की परिस्थिति से निकलेंगे, जब हम ये समझ जाएंगे कि ये दुख सिर्फ एक फीलिंग है, ये सिर्फ हमारे हाथ में है। कोई भी परिस्थिति आए, उसमें हम कैसे रिएक्ट करें, हम किस तरह उसे काम लें, ये हमारे पर डिपेंड करता है। गीता में भी कहा गया है, सुखे दुखे समे कृपा लाभा लाभो जया जयो, है ना दोस्तों। तो ये सिर्फ एक फीलिंग है, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। हम उस दुख में बंध के नहीं रहे, जकड़ के नहीं रहे,
अगर हम जकड़ के रहेंगे तो हमारी श्वसन प्रणालियां भी बिल्कुल जुड़ जाएगी, वो पीड़ा में रहेगी। हमें उससे बाहर निकलना है। कैसे निकलेंगे दुख से? जब हम लोगों को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। जैसे हमारी तीसरी गोली है एक्सेप्टेंस। हम हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, स्वीकार करने लग जाएंगे, स्वीकृति आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताती हूँ, जैसे एक मानसून आया, वर्षा ऋतु आई। वर्षा में कितना सुहावना होता है, वर्षा होती है, कितना जरूरी होता है, लेकिन हम खाली है ना सोचते रहते हैं कि उफ कितना किचकिच हो गया, कितनी बारिश हो गई, ये क्यों हुआ, ऐसी बारिश में हम काम कैसे करेंगे। ठंड आई तो हम सोचते हैं कितनी ठंड आई, गर्मी ही अच्छी थी। जब गर्मी आती है तो हम ये सोचते हैं कि इतनी गर्मी में हम कैसे रहेंगे, ये तो ठंड ही अच्छा था। मतलब हम हमेशा किसी भी चीज को, एक मानसून, एक वर्षा ऋतु की जैसे चीजों को भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो हर साल आता है। तब हम लोगों और परिस्थितियों को कैसे एक्सेप्ट करें? लेकिन इसे करना होगा और हमें वो नो कंप्लेंट का एक एटीट्यूड लाना पड़ेगा। हम क्यों चाहते हैं कि सब हमारे जैसे बने? सबका नजरिया होता है, हर कोई हमारे तरह ही क्यों काम करे? सबका काम करने का एक ढंग होता है, तरीका होता है, वो वैसे ही करेगा। उसको बस एक्सेप्ट करना है, हमें समझना है, उसको स्वीकार करना है अपने हृदय से, पूरी तरह से, ऊपर ऊपर से नहीं कि हाँ हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत करुणा, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते हैं भगवान ये क्यों आया, ये कब तक रहेगा, ये सब नहीं। जब अंदर से पूरी तरह, जब हम वननेस कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, तब हमें वो प्रेम और स्वीकृति आ जाएगी। मैं एक कहानी सुनाऊंगी, आप लोग ने सबने सुना होगा वो बारहसिंगा की स्टोरी। जो वो बारहसिंगा था, उसने हमेशा अपने पतले और कमजोर वो पैरों के बारे में कंप्लेन करता था। वो हमेशा शिकायत करता था कि मेरे पैर कितने भद्दे हैं, ये तो एकदम पतले पतले, एकदम सुंदर है, और ये देखो मेरी सींगे कितनी सुंदर है, मेरी सींगे। सब मेरी ओर आकर्षित हो जाते हैं इन सींगों को देखकर। जब शिकारी आया तब वो पतले वो पैरों के द्वारा ही बड़ी दूर तक चला गया, लेकिन क्या हुआ, वो सींगों से वो झाड़ियों में फंस गया और शिकारी के चंगुल में फंस गया। तो देखा भाई दोस्तों, हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक्सेप्ट, आप सोचिए, आप विचार करिए, दिन भर में आपके मन में कितने विचार आते हैं, और आप ध्यान देंगे कि हम खाली उसमें कंप्लेन 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 ही, कम से कम 60% हम खाली कंप्लेन ही करते हैं। अस्थमा के रोगियों को ये जरूरी है कि वो जब भी वो कंप्लेन, ये शिकायत के मोड में आए, उस समय ही उसे चेक करना है, उसको बंद कर देना है। नो, सबको एक्सेप्ट करना है। जब भगवान बुद्ध जब भिक्षा के लिए जाते थे, तब एक बुढ़िया माई ने उसे गुस्से में बड़ी जोर से पोंछने वाला कपड़ा फेंक दिया। सब ने कहा, आनंद ने कहा कि हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये भगवान बुद्ध खुद आए हैं तुम्हारे पास लेने भिक्षा, और तुमने ये क्या दिया? तुमने ये पोंछने का कपड़ा गंदा वो दे दिया। पर सहर्ष भगवान बुद्ध ने उसे स्वीकार किया। उसने कहा, आनंद, ये जरूर ही कुछ अच्छे के लिए होगा। भगवान बुद्ध गए, उसे धोए और उसे नन्ही नन्ही बत्तियां, छोटी छोटी बत्तियां बनाई और उसे दीप पे रोज जला के प्रज्वलित किया। और उन्होंने वो बुढ़िया माई को अपने हृदय से धन्यवाद दिया कि तूने इतने अच्छे मुझे कपड़ा दिया कि उस कपड़े के द्वारा इतना सुंदर दीप जल रहा है। तो ये होता है अंदर से एक्सेप्टेंस का मूड, जो हमें अपने जीवन में लेके आना है दोस्तों। तो इसमें हमें निकलना है नो कंप्लेन के मूड से। अब है हमारा चौथा टैबलेट, वो है लिविंग इन दी मोमेंट, कि हमेशा हम रहे प्रेजेंट में। आपने देखा अंग्रेजी भाषा में वर्तमान को प्रेजेंट ही कहा जाता है, क्योंकि वो है ही एक प्रेजेंट, वो है ही हमारे लिए एक सुनहरा गिफ्ट, है ना, जो हमको अभी इस मोमेंट में मिलता है। हम हमेशा क्या करते हैं, या तो अपने भूतकाल में रहते हैं,
या अपने भविष्य काल में रहते हैं। भूतकाल से हमें क्या मिलती है? पीड़ा। हम वो पीड़ा को ही याद करते हैं। और भविष्य काल से हमें क्या मिलता है? वो डर। हम हमेशा वो डर में रहते हैं। आप हमेशा देखिए, जब भी हम डर के बारे में सोचेंगे, एक आंख बंद करके भी आप कुछ सोचेंगे, एक डर का विषय के बारे में सोचेंगे, आपका पूरे शरीर, आपकी चेतना सब की सब भ्रमित हो जाएगी, सब घबरा जाएंगे। हम क्या करते हैं? हम यही सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा बिजनेस क्या होगा, हम कैसे इस रोग से ठीक हो पाएंगे कि नहीं, हमारे बुढ़ापे में क्या होगा। सब हमेशा हम फ्यूचर 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 में ही रहते हैं। और भूतकाल, आप सबको पता है कि कहते हैं भूत को भगाओ। भूत क्या होता है? कहते हैं बाबा भूत ना पीछे पड़ जाए, हमारे भूत को भगाओ, यानी भूतकाल को भगाओ। भूत जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, उसको हटाओ अपने जीवन से। एकार्ट टोल ने तो ये कहा है कि यदि आप इस पल में नहीं जी रहे हैं, तो आप वास्तव में जीवित ही नहीं हैं। बिल्कुल नहीं जीवित है। एकदम सही बात कहा है। देखिए, हमारे पास सिर्फ यही मोमेंट है। इस बात को हमेशा समझ लेना है। अभी जो हम करें यही है, और हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, वो किस पे आधारित है? उसकी नींव कहाँ है? हम जो इस मोमेंट पे सोच रहे हैं, हम जो इस मोमेंट पे कर रहे हैं, उसी पे हमारा भविष्य निर्धारित है। आज जब हम ये सुन रहे हैं, उसी पे हमारा भविष्य आधारित है ना दोस्तों? तो आप समझ रहे हैं कि हमारा, और अगर हम वो डर और वो नेगेटिव फियर का बार बार अपने वो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते रहे, तो उससे क्या होगा? उससे हमें क्या लाभ मिलेगा? आप बताइए। कुछ लाभ नहीं मिलेगा। परंतु वो जो नेगेटिव ऊर्जा हम ब्रह्मांड में डाल रहे हैं, उससे हमको फियर, हम फियर में रहेंगे, उससे हम रोग को आमंत्रित करेंगे, और हमारा भविष्य सुनहरा नहीं रह जाएगा। वो एनर्जी जो हम फियर का भेज रहे हैं, उससे हमारा भविष्य भी पूरी तरह से खराब हो सकता है। तो आप सोच रहे हैं कि हमें ये प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है हमेशा। आचार्य विनोबा भावे ने भी कहा है कि ज्ञानी वो है जो वर्तमान को ठीक प्रकार से समझे और परिस्थिति के साथ आचरण करे। लिव इन दी मोमेंट। हमेशा हम इसी मोमेंट पे रहें। इसी बार जो खुशी आ रही है, जो ये बारिश आ रही है, उसको महसूस करे, उससे खुशी ले। जो ये दीप जल रहा है, उससे खुशी ले। जो हम खा रहे हैं, उससे खुशी ले। कितनी बार हमने ऐसा सोचा है कि हम कुछ खा रहे होते हैं और बोलते हैं कि अभी जो हम खा रहे, कहीं ये तो अच्छा खाना बना है, लेकिन है ना, मैंने ना पिछले साल ये होटल में ये खाना खाया था ना, और इसके यहाँ ये खाना खाया था ना, वो बहुत अच्छा स्वाद था। ये कहते हैं ना, है ना? तो वो क्या है? वो हम इस मोमेंट को तो उधारी, वो तो ये मोमेंट तो चला गया, जो ये खुशी मिलने वाली थी, ये तो चला गया। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि जो ये भूत होता है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। क्यों नहीं पीछा छोड़ता? क्योंकि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। जैसे आप मान लीजिए किसी की शादी हुई है, और उसे समझ लीजिए किसी कारण से वो प्यार ना मिला जो उसकी खुद के माँ बाप के घर में मिला, माता पिता के घर में मिला हो सकता है उसे कुछ टाइम लगे एडजस्ट होने में, और उसको वो प्यार और करुणा का फीलिंग नहीं आया हो, उस समय उसकी परिवार वालों ने उससे अच्छा बर्ताव नहीं किया हो, तो और उसकी कुछ सालों बाद सब चीज ठीक हो गया है। लेकिन अगर हम वही पीड़ा को, वही भूत को जाते रहे, उनके घर में सब ठीक हो गया है, लेकिन हम उससे निकलना ही नहीं चाहते, हम बार बार उसी दर्द को, वही पीड़ा को बार बार लाना चाहते हैं, वो लेके आते हैं हम। और जब वो पीड़ा को याद करते हैं, तो वो पीड़ा का पूरा हमको सामने वो दृश्य आ जाता है, वो एक मूवी की तरह प्ले हो जाता है। आप एक एक चीज ऐड सोचने लग जाते हैं, और वो भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं। यही वो भावनाओं, वो पीड़ा की भावनाओं के साथ, वो भूत की जो पीड़ाएं हैं, उसकी भावनाओं के साथ, हमारे अतीत की भावनाओं के साथ हम जब जुड़ जाते हैं, तो हम पीड़ा का अनुभव करते हैं दोस्तों, गहरा पीड़ा का। हम जब कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए और हमने अच्छे दोस्त नहीं बनाए हैं, और किसी प्रकार हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हुए हैं, वो पीड़ा, वो दर्द कितने सालों तक हमारे साथ जाता है, और वो धीरे 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 धीरे
रोग का रूप ले लेता है, वो अस्थमा का रूप ले लेता है। हमें उससे बाहर निकलना है और उसका यही है लिविंग इन दी प्रेजेंट, ना भूत में ना भविष्य में, केवल वर्तमान में। अब आता है 5वां टैबलेट, वो है हमें अपने अनाहत चक्र पे काम करना है। वैसे तो प्रेम, दया, करुणा, एकाग्रता, दृढ़ निश्चय, ये सब जब हम अपने अंदर ले आएंगे तब हमारा अनाहत चक्र खुद ही बैलेंस हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो फेफड़ा है वो हमारे चेस्ट यानी छाती के एरिया में रहता है, और ये हमारे अनाहत के काफी बड़ा हिस्सा है अनाहत चक्र का। तो ये जब हमारा अनाहत चक्र बैलेंस नहीं होता है, बिल्कुल संतुलन में नहीं होता है, तभी भी हमें अस्थमा के रोग आ जाते हैं। हम उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको आमंत्रित कर लेते हैं। तो हमें अनाहत चक्र ये करुणा और दया और प्रेम से ठीक हो जाते हैं, पर अगर ये ना ठीक हो तो उसके लिए भी हमारे पास उपाय है। कैसे? स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, हम अपना समय प्रकृति में लगाएं, प्रकृति के साथ व्यतीत करें। आपने देखा होगा पुराने जमाने में कहा जाता था कि किसी को अगर तपेदिक की बीमारी हो गई है तो बोला जाता था कि कोई हिल स्टेशन में जाके रहे या खूब प्रकृति में अपना समय व्यतीत करे। प्रकृति सदा हील करती है, सदा हमें उपचार करती है हमारे रोगों का। वो हरे रंग की होती है, हमारा अनाहत चक्र भी हरा रंग का होता है। इसीलिए अगर हम प्रकृति में अपना समय ज्यादा व्यतीत करें तो हम जल्दी से जल्दी ये रोग का हम सही उपचार कर सकेंगे। और अफर्मेशंस दे सकना, अफर्मेशन से भी हम अपने अनाहत चक्र को संतुलित कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से वापस ला सकते हैं काम में, उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जैसे हम क्या दे सकते हैं अफर्मेशंस, जैसे मैं गहराई और पूरी तरह से प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। कितनी बार हम अपने आप से कंप्लेन करते हैं, अगर हमारे बच्चे या हमारे किसी प्रकार का घर में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसको हम खुद ही मान लेते हैं कि हमारी वजह से ही आया है। तो वो नो कंप्लेन वाला मोड हमको हमारे साथ भी रखना है कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से माफ कर दिया है, पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। मेरा हृदय सदा प्रेम के लिए खुला है, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। ये कुछ एफर्मेशंस है जो हम बाद में भी आपके साथ शेयर कर देंगे, और ये एफर्मेशंस को सदा दोहराने से काफी हमें लाभ मिलता है। एक है, अब हमारा जो छठा टैबलेट है वो है विश्वास, प्रकृति पे विश्वास, ब्रह्मांड पे विश्वास, एक यूनिवर्स प्लान पे विश्वास। हम कितनी बार वो विश्वास ही नहीं रख पाते, हर बार एक कदम उठाने में, कुछ अपने लिए खड़े होने में हम घबरा जाते हैं। हमें जब कुछ भी काम करना होता है तो हम इतना घबरा जाते हैं, हम देखिए हम सांस ही नहीं ले पाते ठीक से। अगर हमें कुछ भी काम पहली बार करना हो रहा होता है या कहीं जाना हो रहा होता है या सिर्फ कहीं समझ लीजिए एक हमें अगर अपने स्टेज पे बोलने का ही बात हो जाता है, हम कितने नर्वस हो जाते हैं, हम कितने घबरा जाते हैं। हम बिल्कुल, हमारी सांसें एकदम गहरी नहीं आती है, बिल्कुल हल्की ऊपरी ऊपरी आने लग जाती है। तो हमें वो ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, वो विश्वास रखना है कि अगर हमको कोई परिस्थिति दी गई है तो उसके लिए हमको पहले से तैयार कर दिया गया है। ये बात को समझना है, कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी तरीका आए, एक एक्सीडेंट आए, कुछ भी आए, उसके लिए प्रकृति ने पहले से एक प्लान तैयार किया है। वो डिवाइन प्लान पे हमको भरोसा रखना है। अब आता है हमारा टैबलेट नंबर 7। अस्थमा की रोग के लिए या लंग्स के किसी प्रकार, फेफड़ों के किसी प्रकार के रोग के लिए हमें ये ध्यान देना है कि हमें किसी प्रकार का आर्ट्स यानी संगीत, कला, ये सब में सीखना है। जब हम ये सीखते हैं तब हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक खुशी, एक उत्साह का आता है। हम उस एक अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने आप को। ये तरह से हम उत्साह और उल्लास से भर जाते हैं जब हम संगीत के साथ कनेक्ट होते हैं, जब उसके साथ जुड़ते हैं। तो अब आपने देखा है
बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, अद्भुत लाभ मिलता है। तो अस्थमा के रोगों को ज़रूर ही ज़रूर किसी प्रकार का कला सीखना है, किसी प्रकार का संगीत के साथ जुड़ना है, अपने इंटरेस्ट के अनुसार। टैबलेट नंबर 8 है वाक क्षेत्र का। हम जब किसी प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, जब अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते तो हम क्या होता है, हम रुक जाते हैं, हमारा रुकावट आ जाता है। तो ये हमारे अपने को विशुद्धि चक्र पे भी काम करना है। हम बोले तो हमेशा पॉजिटिव बोले, हमेशा मिराकुलस बातें करें, ना किसी की निंदा, ना किसी के साथ कोई शिकायत, हमेशा प्यार, उत्साह। किसी से बात भी करना है तो उसको भी उत्साह से भर देना है, उसको भी उम्मीद के साथ भर देना है पूरी तरह से। जब हम ये करेंगे तो हमारे अंदर वो एक फीलिंग आएगा, एक उत्साह का, एक जीवन का, नई ऊर्जा का। तो एक वाक क्षेत्र पे हमें जरूर काम करना है। अब बात आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टैबलेट नंबर 9, डे एंड नाइट, दिन और रात। कितनी बार अस्थमा के मरीजों को रात में आते हैं उसका अटैक, रात में वो जब सोने लग जाते हैं तब वो सांसें नहीं ले पाते हैं, उनको घबराहट होने लग जाती है, उसकी श्वसन जो प्रणाली है बिल्कुल तरह से सिकुड़ जाती है, नालियां बिल्कुल सिकुड़ जाती है। उसमें क्या करना है, हमको ये ध्यान देना है कि रात में या तो रोगी जागता है या योगी जागता है। तो अपने जीवन में जो जैसे पहले हम लोग ने बात किया है, जो हम लोग जो टैबलेट्स दिन और रात के बारे में विषय में बात कर सकते हैं, रोगी और भोगी के बारे में, उसकी भी हम सुन सकते हैं उस बात को। लेकिन फिर से मैं थोड़ी ब्रीफ कर देती, थोड़ा दोहरा देती हूँ कि हमें अपने रात का ठीक से उपयोग करना है। अगर रात में नींद खुल जाए तो हमें उसको अच्छी तरह से उपयोग करना है, हमें किताबें पढ़ना है, हमें थोड़ी देर बाद घूम फिर के अच्छे से बैठ के ध्यान करना है। मतलब रात की पूरी तरह से उपयोग, हम इसका मतलब है कि हम रात का उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहे अपने जीवन में, इसीलिए हमें रात में ही वो अटैक आ रहा है, वो रात में ही बात आ रही है, हम रात में ही एकदम सांस नहीं ले पा रहे। अगर हम वो बात को ठीक कर ले, अगर ठीक से हम उसकी समझ ले उस बात को, तो हमें नहीं आएगा ये। अब टैबलेट नंबर 10 है सीजनल हार्ड वर्क। सीजनल हार्ड वर्क कितनी बार ऐसी होती है ना, जैसे अभी एस्थमा का जो रोग आता है हमें जनरली कब आता है, जब सीजन का चेंज होता है। हमेशा शरद ऋतु में आता है, इस तरह के ऋतु में आया जाता है। क्यों आया जाता है? क्योंकि हमने उसका पूरा ध्यान दिया ही नहीं, हमने पूरे साल मेहनत किया ही नहीं, पूरी तरह से हमने आध्यात्मिक लेवल पे, किसी लेवल पे, शारीरिक लेवल पे हमने कुछ मेहनत की ही नहीं, हमने कुछ ऊर्जा बचा के ही नहीं रखा। जैसे मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी एंट और ग्रास हॉपर का। आप लोग ने देखा है, जो एक चींटी होती है वो कितना मेहनत करती है, पूरे पूरे दिन रात वो मेहनत करके खाना बटोरती रहती है। वो ग्रास हॉपर उसको चिढ़ाता भी रहता है कि तुमने क्या कर रही हो, तुम मजा करो, अभी मजा करो। तो वो कहती है क्यों, विंटर्स आने वाला है, ठंड आने वाली है, ठंड में कुछ नहीं मिलेगा खाने को, फिर क्या करेंगे? तो वो बोलता है तो ठीक है ना, हो जाएगा सब कुछ। लेकिन क्या, उसकी हार्ड वर्क ने जब ठंड आई, तब वो चींटी ने बिल्कुल आराम से अपना जीवन का गुजारा किया और वो ग्रास हॉपर, उसने मृत्यु प्राप्त की, उसे कुछ नहीं मिला। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें साल भर जब हमें रोग आए उसके पहले हमें अच्छे से किताबें पढ़कर, कला के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपनी ऊर्जा को स्तर इतना ऊपर बढ़ा लेना है कि उस समय हमको कोई भी चीज, कोई भी रोग, कोई भी एलर्जी प्रभावित नहीं कर सके। और आखिरी टैबलेट है हमारा शरीर धर्म, कुटुंब धर्म और स्वधर्म। हमें प्लान करना है 8-8 घंटों का शरीर धर्म। 3 प्रकार की हमारे धर्म होते हैं, 3 प्रकार की हमारी ड्यूटीज होते हैं। शरीर के प्रति धर्म जो हमारे शारीरिक धर्म है, आत्म जो हमारा कुटुंब का धर्म है, हमारे फैमिली के प्रति, हमारे बिजनेस के प्रति, बाकी के मतलब जितने घर के प्रति, इसके प्रति जितने भी हमारे ड्यूटीज है, इसको पूरा करना है। और एक है हमारा सोल, हमारे आत्मा के प्रति जो हमारा ड्यूटी है, उसको पूरा करना है, यानी कि हमको ध्यान करना है, हमें किताबें पढ़ना है, हमको अच्छे अच्छे बातें सुननी है। जिस तरह से अभी हम अटेंड कर रहे हैं ये लेसन्स, उसको अटेंड करना है। तो ये था आज का हमारा अस्थमा के रोग और निरोग, हम कैसे हो सकते हैं, निरोग की कैसे बन सकते हैं अस्थमा से, इसके बारे में चर्चा।
तो बस मैं यही कहना चाहूंगी अंत में कि वर्तमान में जीना सीख, हरदम सुखी तुम रहना सीख, भूलो बीते पल को और पल पल आगे बढ़ना सीख। हाँ दोस्तों, आइए हम आगे बढ़े, नई उम्मीद, नई आशा और नई उल्लास के साथ। दिवाली आ गई है और उसके बाद बिल्कुल सब कुछ नया हो जाने वाला है। हमारे लाइफ में भी सब कुछ नए एनर्जीज आएंगे, सब कुछ नया हो जाएगा। रिलीज कर दे, जिस तरह से हम दिवाली की सफाई करते हैं वैसे ही अपने भूत को छोड़ दे पीछे और आगे बढ़े। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रथा, आपने बहुत ही सुंदर व्याख्या की। आपका हृदय से आभार। आपका इतना अमूल्य ज्ञान सुनकर सब इससे लाभान्वित होंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग पे। इन टेबलेट को, स्पिरिचुअल टेबलेट को यूज करके कुछ लोगों ने बहुत लाभ पाया है। उसमें से एक है पद्मा मैडम। तो आइए हम पद्मा मैडम का एक्सपीरियंस सुनते हैं। वेलकम पद्मा मैडम। पद्मा जी नहीं आई हैं? हम कोटेश्वर जी का एक्सपीरियंस सुन लेते हैं पहले। हाँ, ठीक 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 है, हम कोटेश्वर जी का एक्सपीरियंस सुनते हैं। कोटेश्वर जी, आपका स्वागत है। Thank you, madam. Thank you so much. Madam, first Koti sir is already there. Please ask him. यस, जी हाँ। Yes, madam. I'm here. सबको प्रणाम. Good evening, everyone. मेरा नाम कोटेश्वर है. I'm from विशाखापट्टनम. मैं ध्यान को, आनापानसति को डॉक्टर जीके सर द्वारा मैंने सीखा हूँ 2001 में ही। जब मैं आनापानसति आने से पहले मेरे को अस्थमा और साइनस बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर जीके सर ने हमको ये ध्यान सिखाया, पिरामिड एनर्जी के बारे में हमको बताया। पहले मैं नॉनवेज भी खा रहा था, लेकिन डॉक्टर जीके सर ने मेरे को वेरी सीरियसली बताया कि नॉनवेज खाने से तुम्हारा ये तबीयत कभी भी जिंदगी में कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा करके। तो मैं उसी पहले मैं छोड़ने का मुश्किल हो रहा था मेरे को। बाद में मेरे को मालूम पड़ा मैं इसलिए छोड़ा हूँ कि मेरा वजह से दूसरा जीवों को मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने छोड़ा। मेरे हेल्थ के बारे में मैं नॉनवेज को नहीं छोड़ा हूँ। जब मैं रियलाइज हुआ था, ठीक है, मैं जिह्वा के लिए, मेरा टेस्ट के लिए क्यों दूसरा जीव को हिंसा करना है, तो बहुत पाप होता है ना। थोड़ा बुक पढ़ने के बाद 2 महीना मैं सीरियसली ध्यान करने के बाद मेरे को अंतर से मेरे को एक आवाज सुनाई पड़ा था। तभी से मैं नॉनवेज छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा चोट लगेगा तो मेरे को भी दर्द आता है, तो दूसरा जीव को वही दर्द होता है, वो भी एक्सप्रेस करते हैं, वो भी रोता है, वो भी, उसको भी सब फैमिली सब कुछ है, तो मैं क्यों उसको डिस्टर्ब करना है। मेरा पेट भरने के लिए सब कुछ मेरे को, ये पृथ्वी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, फिर मैं क्यों उसको दूसरे जीवों को नष्ट करने का, ऐसे सोचकर मैं नॉनवेज को पूरा छोड़ दिया। उसके बाद मेरा अस्थमा का बारे में आने के बाद मेरे को डॉक्टर जी के सर ने उनका टैबलेट्स में जो है मेरे को एक काउंसलिंग में, जब भी काउंसलिंग हो रहा था उस टाइम मेरे को बताया कि सप्रेस जब भी तुम्हारा अंदर में जो भी एक्सप्रेस करना था उसको सप्रेस करके डर के रहने वालों को अस्थमा जरूर आएगा। हम लोग एक्सप्रेस होना चाहिए, थोड़ा स्मूथ भी रहना चाहिए, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना वो सीखना है। हम सिचुएशन को डर के जब भाग जाते हैं उसी टाइम में हमको हेल्थ का प्रॉब्लम आता है, सप्रेस होता है। वो ऐसे मेरे को जी हाँ, am I audible? हाँ हाँ, ओके, ठीक है। जी हाँ,
सुनाई दे रहा है। थैंक यू। जब भी डर 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 हम लोग छोड़ने का है, आप लोग स्पिरिचुअली इम्प्रूव होना चाहेंगे तो आप लोग डर को छोड़ना है, आगे बढ़ते बढ़ते जाना है। तो मेरे को मालूम पड़ा वो जैसे इट्स जस्ट मिरेकल, यू नो, मेरा अंदर में जो प्रॉब्लम था, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम सुनकर मेरा अंदर में, मेरे दिमाग में कहाँ जगह में प्रॉब्लम है पूरा बता दिया। तुम डरते हो, कोई भी नया चैलेंज आएगा तो पीछे भाग जाते हो, इसका वजह से तुम्हारा हेल्थ प्रॉब्लम ऐसे करके बोले। मेरे को आश्चर्य हुआ था, कैसे बोल दिया। मेरा अंदर में जो किसी को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन पूरा ऐसा पढ़ दिया तुम्हारा अंदर में, तुम ऐसे डरते डरते जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारा अंदर बहुत कुछ में मतलब एक्सप्रेस करना चाहते हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा टाइम लगा, फिर भी आज मैं आई एम जस्ट सो एक्सप्रेसिव, आई एम वेरी जॉयफुल। कोई भी चैलेंज आएगा तो पहले मैं उसको कैसे फेस करना वो सोचता हूँ। पहले मैं ऐसा था, कोई भी चैलेंज आएगा तो ठीक है, इसको कैसे अवॉइड करना है, इसको कैसे स्किप करना है, बोल रहा था मैं नहीं कर सकता हूँ, वो कर सकता है, वो करेगा, दूसरे को ऊपर डाल रहा था, मतलब कंजूस था। जो भी इंसान का अंदर जो नहीं रहना है वो सब कुछ मेरे अंदर था, मतलब सोच में मैं एक छोड़ के आगे बढ़ रहा था। तभी मेरा तबीयत पूरा ठीक हो गया। मेरा दिल से डॉक्टर जी के सर को धन्यवाद कह रहा हूँ, मेरे को ये ध्यान परिचय किया है। मेरे को बहुत हर हर्डल में मेरे को उनका बेटा जैसा मेरे को मानकर टिप्स, मतलब कैसे आगे बढ़ना, कैसे सब मेरे को बता रहा था। पहले मैंने सोचा था ये सिर्फ मेरा ऊपर इतना प्यार दिखा रहा है, बाद में मेरे को मालूम पड़ा वो पूरा आदमी लोग ऊपर ऐसे प्यार देते रहते हैं। वो उसका ही इज वेरी पेशेंट टू डॉक्टर जी के सर के बारे में बोलने के लिए एक दिन भी नहीं काफी नहीं रहता है। ऐसे आदमी लोग को डील करते हैं, वो कभी नहीं सुधरता, ऐसा आदमी लोग को पकड़ता है, आएगा तो उन लोग को उसको नहीं छोड़ता, वो जब तक नहीं सुधरता उसको नहीं छोड़ेगा। आज मैं रियली वेरी हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर जी के सर। टुडे आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर जी के सर। he didn't leave me. He was keep on guiding me. Whenever I went to him, he was taking me just like his own son. He was guiding me as a father. He protecting me. He protected me. Still, he is protecting me. Knowledge, through knowledge. And later he lot of guidance. English is okay. I'm mixing, I think so. ठीक है। मैं एक बार मेरे को सिलीगुड़ी जाना पड़ा नौकरी बारे में। वहाँ पे मेरे को उस टाइम मेरे को तेलुगु छोड़कर कोई लैंग्वेज नहीं आता था। वो ऐसे एक ही बोला, ठीक है एक ईंट डाल के जाओ, एक दिन तुम्हारा घर बन जाएगा। ऐसा ही है, तुम थोड़ा सीखते जाओ, एक दिन में तुमको पूरा आ जाएगा। ऐसे अभी मैं जो हिंदी थोड़ा बात कर रहा हूँ वो भी उसके गाइडेंस का वजह से। ठीक है, ये 360 टैबलेट्स में कोई भी टैबलेट, ये 360 टैबलेट्स आपका मतलब इंसान का कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ये 360 टैबलेट्स में आपको जरूर मिल जाएगा। ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स को मेरे को पूरा विजन है। मतलब जी के सर से जब भी मैं बात कर रहा था, मैंने सुना ये वर्ल्ड में ये यूनिवर्सिटी बन जाएगा, ये तो पक्का है। उतना डीप सब्जेक्ट इसमें है। मेरा जर्नी with Dr. G K sir, it's being 18 years since 2001. I'm with Dr. G K sir. I am seeing his hard work and his knowledge. For every time. See, today I learned something. If I go to him, he always something more. He's keep on learning. He's inspirable. He inspires me every time. When I meet him. I have to learn something with Dr. G K sir. He's something. I don't want to mean he's not praising Dr. G K sir. I have to tell about him this thing like this.
this is a great opportunity for me to express my gratitude to Dr. GK sir. You know, no words about him. And I am basically civil engineer. I do construct pyramids, and I can last year I worked in Mahesra Mahapyramid, Hyderabad, Kattal for remodeling works and all civil constructions works. That opportunity also I got from Dr. GK sir only. For every time, for every moment, each and every moment, he is guiding me. Thank you so much to Dr. GK sir for this great opportunity. And today, when we are small community with the spiritual tablet organization, now it is world vast. I am day by day I am seeing world spiritual tablets is expanding to the world, and still we have to do मोर लाइक दिस हम लोग को बहुत काम है, मतलब बहुत सारे इंसान लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से वो अल्लाह का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हर चीज को थोड़ा थोड़ा मतलब डेली रूटीन लाइफ में हम लोग को थोड़ा सोचा ही, थोड़ा रूटीन लाइफस्टाइल हम लोग थोड़ा बदलना चाहिए, बस ऐसा ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपका दोस्त आपका दुश्मन है, दुश्मन को दोस्ती बनाओ। आपका घर में मतलब फैमिली के बीच में थोड़ा झगड़ा है, झगड़ा को नॉलेज तरफ से उसको मोड़ दो, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसका हर चीज के लिए सॉल्यूशन है, लेकिन हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान करना है, नॉलेज के बारे में ध्यान देना है। हम लोग जो जानते हैं हम दूसरा आदमी को, परिवार को बांटना है, बस और क्या, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू so much for this great opportunity, and thank you to Dr. GK sir. How many times if I tell you it's not still I have to. बहुत आभार आपका कोटेश्वर जी, बहुत सुंदर आपने अपना अनुभव सुनाया। आपका अनुभव सुन के बहुत लोग प्रेरित होंगे और बहुत इससे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। थैंक यू मैडम। पद्मा जी, अगली एक्सपीरियंस शेयरिंग पद्मा जी से। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रही हूँ। हमारे जीके सर ने कल ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का जन्मदिन था। इस शुभ अवसर पर डॉक्टर जीके ने आचार्य संगत यानी कि स्पिरिचुअल लाइफ हेल्थ काउंसलिंग का अनाउंसमेंट किया है। जो भी डॉक्टर जीके सर की ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं, अपनी बीमारी को स्पिरिचुअल टेबलेट उस विजडम के द्वारा ठीक करना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब ने उनके लिए बहुत ही सुंदर रास्ता खोला है। तो ऐसा है ना कि जैसे हम फॉर्म अभी आपके इस पे यूट्यूब में और जूम में भी वो फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म फिलअप करके भेजने हैं। वो फॉर्म आप 4 तरह से फिलअप कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू, वेबसाइट www.spiritualtablet.organization और स्पिरिचुअल टेबलेट का जो ऐप है उसके द्वारा भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जो फॉर्म दिया हुआ है डायरेक्टली वो फॉर्म भी भर के आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से है, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले हम सामने फ्रंट डेस्क पे जाते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन उसी तरह से हो गया। उसके बाद फिर हम जब डॉक्टर से हमको अपॉइंटमेंट मिलता है तो फिर हम जब जाते हैं तो हमको वेटिंग रूम में बैठना पड़ता है, और वेटिंग रूम में बैठते हैं। फिर जब डॉक्टर का कॉल आता है तो एक असिस्टेंट आता है, वो हमें डॉक्टर के पास ले जाता है। सेम उसी तरीके से आप जब ये फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये प्रति शनिवार 3:30 बजे जूम सेशन पे होगा। पहला जूम सेशन है 14 नवंबर को, जो ये आने वाला शनिवार है 3:30 बजे। तो प्रत्येक शनिवार 3:30 बजे जूम सेशन पे डॉक्टर साहब के साथ मुलाकात हो सकेगी। तो जब आप अपना फॉर्म भर देंगे और वो एक्सेप्ट हो जाएगा, आप जूम सेशन पे लॉग इन करिएगा
तो उसके बाद फिर आप वहाँ वेटिंग रूम में रहेंगे, वहाँ ब्रेकआउट रूम्स रहेंगे, तो वहाँ आप वेट करेंगे और वहाँ पे आपको फर्स्ट जो सीनियर काउंसलर है वो आपके साथ मुलाकात करेंगे, आपकी बीमारी के बारे में सुनेंगे, समझेंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब के पास ले जाएंगे, फिर डॉक्टर साहब आपको पूरी तरह से आपका मुआयना करके सब देख के एक आपका प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे। उसमें जो जो आपके लिए जरूरी औषधियां और औषधियों का अर्थात यही स्पिरिचुअल टेबलेट्स, उसमें आपको क्या क्या करना है वो डॉक्टर साहब उसमें लिखेंगे। तो जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे, जब फॉलोअप के लिए आएंगे, तो आपके प्रिस्क्रिप्शन को देख के आपका आगे ट्रीटमेंट जारी रहेगा। इसके लिए दोस्तों मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ कि रजिस्ट्रेशन कर दीजिए आप लोग। उसके बाद डॉक्टर साहब से मिलने से पहले आप ये 12 टेबलेट्स जो हमने लास्ट एपिसोड में बताई थी उनको थोड़ा अच्छी तरह से देख और समझ लीजिएगा, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। और जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन है इसका, उसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा, तो आपको फिर डॉक्टर साहब से बात करने में और उनकी बात समझने में बहुत आसानी रहेगी। और दोस्तों ये सेवा पूरी तरह से निशुल्क है, इसमें कोई भी फीस आदि नहीं है। तो इसलिए जितने ज्यादा लोग डॉक्टर साहब के ज्ञान का आनंद उठाना चाहते हैं तो वो लोग रजिस्ट्रेशन करें और डॉक्टर साहब से मुलाकात करें और अपने रोगों से निदान पाएं। Thank you, Mulchandana ji. Really, it's a brilliant intro and details. So, नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते सर। या वो दोपहर में 3:30 बजे, ओके, एवरी सैटरडे दोपहर 3:30 सर बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए सर। थैंक यू मैडम। या अब जिनको भी कोई क्वेश्चंस हैं वो प्लीज डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। या आज जो सब्जेक्ट में अभी तक हम लोग डिस्कस किया था वही सब्जेक्ट के ऊपर किसी का कोई प्रश्न होने से वो पूछ सकता है। लंग एंड है फीवर इलनेस, इसके बारे में। या आज कोई मास्टर उनका अनुभव भी बताया, शेयर किया ना मैडम? आप म्यूट में हैं। यस सर। सर ने बताया। या थैंक यू वेरी मच। कोटेश्वर is a senior most master. Thank you very much, Koti, for your great time today. Yeah. And then Padma Kumari madam, उनका अनुभव बताया? नहीं Madam? वो नहीं आ पाई डॉक्टर साहब, वो अभी नहीं join आ पाई। अभी वो ज्वाइन किया था, कहता हूँ उनको को होस्ट बना के मैडम को ले आइए और उनका अनुभव जब जो मैडम बताएगा तेलुगु में हाँ, सुप्रिया जी तो हैं डॉक्टर साहब, लेकिन वो जी हाँ, या प्रिया और सुप्रिया कैन डू इट। या सो ओपन वीडियो पद्म कुमारी मैडम एंड शुरू कर लीजिए। 3-4 मिनट में उनका अनुभव पूरा बताने का है और सुप्रिया एवरी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेगा। या स्पॉटलाइट है। I am very happy that we announced Acharya Sangatya opportunity on Brahmarshi Patriji's birthday, and so this facility will facilitate a lot of people, to come in contact with eminent, well-trained masters from Dhanvantari Group, and so all these masters recently trained by Blessings team, through Blessings team,
and some of the senior masters who are with me since last 10 years. So they are also participating in this. And yeah, thank you, Deepti Mulchandandi, for giving the details. Over to Padma Kumari. So Padma Kumari मैडम विशाखापट्टनम से एक सीनियर मास्टर है. जब मैं शुरुआत में स्पिरिचुअल टैबलेट सबको भी बोल रही थी, मैडम भी वो समय में आया था जब मैं मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक 2003 में खोला था. वो समय पर मैडम मेरे को आके मिला है. अभी मैडम का भाषण सुनेंगे. मैडम, you please tell in Telugu. Someone will translate it for you. ఓకే Yeah, please spotlight, madam. ఓకే అందరికీ నమస్కారం అండి. Madam, please speak. Madam, okay. Supriya, are you ready for translation? Yes, yes, sir. Yes, sir. I am ready, sir. हाँ, आप नहीं बोल रही हैं इसलिए मैडम को डाउट लग रहा है. बोलिए. Okay. सभी నా వాయిస్ को नमस्कार. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా బ్రేక్ సార్ అవుతుంది మీకు? మేడం. ఓకే ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది మేడం. అనిపిస్తుంది. Yeah. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు పద్మ కుమారి. నేను విశాఖపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నేను 18 సంవత్సరాలుగా ధ్యానం చేస్తున్నాను. Okay. सभी को नमस्कार. मेरा नाम पद्मजा है. मैं विशाखापट्टनम से बात कर रही हूँ. मैं उनकी ट्रांसलेशन कर रही हूँ. मैं मेरा नाम सुप्रिया. वैसे मैडम का ट्रांसलेशन मैं हिंदी में कर रही हूँ. सभी को नमस्कार. मैडम 8 साल से मेडिटेशन कर रही है 2008 से. मैडम आप बात कीजिए. నేను 18 సంవత్సరాలుగా ధ్యానం చేస్తున్నాను. నేను నా గైనిక్ ప్రాబ్లం కారణంగా డాక్టర్ జీకే గారి దగ్గర ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళటం జరిగింది. ఆ టైంలో అలోపతి ట్రీట్మెంట్ వెళ్తే ఓకే ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ చెప్పి ఆగండి మేడం, నేను చెప్తూ ఉంటాను, లేకపోతే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఓకే ओके. पद्मजा मैडम 18 साल से ध्यान कर रही है. 18 साल पहले उनको गायनिक प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर के पास एलोपैथिक डॉक्टर से गोलियां खा रहे थे. फिर उसके बाद उनको पता चला जीके सर के बारे में, वो स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में पता चला, तो उनके पास गई. मैडम प्लीज. డాక్టర్ గారి దగ్గర ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 15 రోజుల్లో నా గైనిక్ ప్రాబ్లంలో పీరియడ్స్ లో పెయిన్ కంట్రోల్ అయింది. చాలా రిలీఫ్ గా ఫీల్ అయ్యాను. मैडम उनको गायनिक प्रॉब्लम था, पीरियड्स में उनको पेन आ रहा था बहुत. तो डॉक्टर जी के पास जब गई थी तो 15 दिनों में उनको रिलीफ बहुत लगा उनको. तो वो बाद में फिर कंटिन्यू करने के लिए सोचा. मैडम ఈ రకంగా సాధన ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టానో రోజుకి 2 గంటల ధ్యానం నుంచి క్రమంగా 5-6 గంటల ధ్యానం పెంచుకుంటూ వెళ్ళాను. ఈ రకంగా సాధన చేసేసరికి 9 నెలల్లో నాకు మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. पहले तो मैडम ने 2 घंटे के लिए ध्यान करती थी, फिर जितना उनको फायदा लगने लगा तो 2 घंटे से टाइम को 5 घंटे तक बढ़ाया. तो 9 महीने में ही उनका गायनिक प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया. 9 నెలల తర్వాత డాక్టర్ జీకే సార్ స్కాన్ చేయమన్నారు. మళ్ళీ స్కాన్ చేయించండి అన్నారు. స్కాన్ చేయించిన తర్వాత చూస్తే ఏ డాక్టర్స్ అయితే సర్జరీ చేయాలన్నారో వాళ్ళే ఇంకా సర్జరీ అక్కర్లేదని చెప్పారండి. पहले जब एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे थे तब डॉक्टर्स ने कहा गायनिक प्रॉब्लम है, मतलब यूटेरस में उनको ग्लैंड्स थोड़ा प्रॉब्लम था, तो सर्जरी करना पड़ेगा उनको. तो 9 महीने के बाद जब जीके सर के स्पिरिचुअल टैबलेट्स अप्लाई करने के बाद फिर जब सर ने कहा उनको अब आप स्कैनिंग कर लीजिए, फिर देखते हैं कितना है फाइब्रॉइड्स. तो जब किया था स्कैनिंग तो उनको पता चला फाइब्रॉइड्स पूरा निकल गया. मतलब 9 महीने में उनका पूरा जो सर्जरी की जरूरत थी वो पूरा निकल गया. वो सर्जरी की जरूरत नहीं, डॉक्टरों ने कहा. यस मैम. ఆ టైంలో జీకే సార్ హెల్త్ సైన్స్ క్లాసెస్ లో శరీర ధర్మం, గృహ ధర్మం, స్వధర్మం అనే కాన్సెప్ట్ ని నేను నా డే టు డే లైఫ్ లో అప్లై చేయడం జరిగింది. उस समय मैडम ने शरीर धर्म के बारे में जो टैबलेट कॉन्सेप्ट बताया था सर ने, उसके थ्रू उन्होंने
अप्लाई करने के लिए सोचा, फिर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है मैडम। శరీర ధర్మం అంటే ఫిజికల్ బాడీకి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ 8 అవర్స్. గృహ ధర్మం అంటే మన ఫ్యామిలీకి, మన కుటుంబానికి, మన ఇంటికి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ 8 అవర్స్. ప్లస్ స్వధర్మం అని అంటే మన ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి కోసం మనం ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ 8 అవర్స్. ఈ రకంగా నేను ఎప్పుడైతే సాధన చేశానో నాకు మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. నా లైఫ్‌కి అది టర్నింగ్ పాయింట్ అయింది కూడా. तो जब मैडम ने गृह धर्म, शरीर धर्म, स्वधर्म के बारे में, वो टैबलेट के बारे में अप्लाई किया अपनी जिंदगी में, जैसे 8 घंटे गृहस्थ जीवन के लिए और 8 घंटे ध्यान के लिए और 8 घंटे सोशलिज्म, वैसे अप्लाई करने से उनको लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए। శరీర ధర్మములో ఫిజికల్ బాడీకి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ పంచేంద్రియాలకి, కన్ను, ముక్కు, నోరు, చెవి, చర్మం, వాటికి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ 8 అవర్స్ ఇచ్చేదాన్ని. ప్లస్ 8 అవర్స్ ఫ్యామిలీలో ఎప్పుడు మైండ్ 24 క్యారెట్స్ గోల్డ్ లా ఉండాలి. ఫ్యామిలీలో ఎవరికి సర్వీస్ చేసినా కానీ పూర్తి డెడికేషన్తో సర్వీస్ చేయాలి. సార్ చెప్పారు ఈ రకంగా నాకు జీకే సార్ కౌన్సిలింగ్ లో. నెక్స్ట్ స్వధర్మంలో ధ్యానము, పుస్తక పఠనము, సజ్జన సాంగత్యము ఈ రకంగా చేసేసరికి నాకు 24 అవర్స్ బిజీగా ఉండేదాన్ని. రోజు ఎనర్జెటిక్ గా యాక్టివ్ గా ఉండేదాన్ని. सर ने जैसे कहा था कि पंचेंद्रियों को भी 8 घंटे के लिए उसको यूज किया, पंचेंद्रियों को पॉजिटिवली यूज करने के लिए। फिर गृह धर्म के लिए 8 घंटे जितना भी सर्विस करते थे घर में, तो प्योर 24 कैरेट प्योर गोल्ड की तरह सरेंडरनेस के साथ उन्होंने सारे फैमिली मेंबर्स के लिए काम किया। और उसके बाद स्वधर्म के लिए सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय और बुक रीडिंग वगैरह किया। तो इन 3 टैबलेट्स के थ्रू उन्होंने लाइफ में, मतलब जिंदगी में 24 आवर्स बिजी लाइफ बिताया। फिर उससे उनको बहुत फायदा हुआ। ఈ రకంగా సాధన చేసేసరికి కొద్ది రోజుల్లోనే నేను ఎంతో మందికి క్లాసెస్ చెప్పే స్థితికి వెళ్ళాను. ఎన్నో బుక్స్ చదివాను, గంటలు గంటలు ధ్యానం చేయటం, వెజిటేరియన్ డైట్ గురించి ఇలా నేను సాధన చేస్తూ, ప్లస్ చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కి, రిలేటివ్స్ కి, అందరి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసి చెప్తుండేదాన్ని. ऐसे दिन में 4-5 घंटे की ध्यान करते हुए सभी को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, सभी को अपना एक्सपीरियंस भी सुनाते हुए, सभी को ध्यान सिखाते हुए अपनी जिंदगी आगे बढ़ाया। उनको फायदा भी बहुत हुआ। ఆ రకంగా సాధన చేసి ఎంతో మందికి నేను క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయటం. తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో లాక్డౌన్ టైంలో నేను అప్పటి నుంచి నాకు లంగ్ ప్రాబ్లం మాత్రం, ఆస్తమాతో మాత్రం సఫర్ అవుతూ ఉండేదాన్ని. అది ఈ మధ్య కాలంలో లాక్డౌన్ టైంలో డాక్టర్ యుగంధర్ గారు ధ్యానం చేయండి బాగా, లాక్డౌన్ టైంలో అందరు ఇంట్లో ఉంటారు కాబట్టి, ప్లస్ మితాహారం తీసుకోండి, లిమిటెడ్ ఫుడ్, ప్లస్ వీలైనంత మౌనంగా ఉండండి, హై ఎనర్జీ ఫ్రీక్వెన్సీకి రీచ్ అవుతారని అన్నారు. అది నాకు బాగా అట్రాక్టివ్ గా అనిపించింది సార్ చెప్పే కాన్సెప్ట్. అది నేను ఫాలో అవటం జరిగింది. అది నాకు 14 days లో మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. ఆస్తమా చాలా రిలీఫ్ వచ్చింది. अब तक की जिंदगी में वो तो गायनिक प्रॉब्लम तो चला गया था, पर थोड़ा आस्थमा का प्रॉब्लम था मैडम को। तो वो लॉकडाउन के पीरियड में युगेंद्र सर के क्लासेस अटेंड किया। तो युगेंद्र सर ने कहा आप मौन में रहिए, ज्यादा ध्यान कीजिए, तो आपका लंग्स का प्रॉब्लम, जो आस्थमा का प्रॉब्लम है, वो भी चला जाएगा। तो मैडम ने ध्यान करना और जूम सेशंस में और अटेंड करना, फिर बुक्स रीडिंग वगैरह वगैरह करके फिर मौन में ही रहना, वो भी सीखा। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो मौन में भी ज्यादा आती है। तो उसके कारण वो लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने अपना आस्थमा को भी 14 days में रिकवर कर दिया। మౌనము, ధ్యానము, లిమిటెడ్ ఫుడ్ పాయింట్ మీరు చెప్పలేదు. ओके, लिमिटेड फूड खाने से उनका आस्थमा कंट्रोल में आ गई। నెక్స్ట్ ఈ మధ్య కాలంలో నేను గైని ప్రాబ్లం అంటే మళ్ళీ రిపీట్ అయింది. ఏంటంటే ఇప్పుడు నా ఏజ్ 48 years, మెనోపాజ్ పీరియడ్ టైం అని ఆ టైంలో సఫరింగ్ అనేది కామన్ అని నేను యూట్యూబ్ లో చాలా మంది డాక్టర్స్ చెప్పగా విన్నాను. కానీ సెప్టెంబర్ మంత్ అంతా కూడా ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయింది నాకు. 10 days కి, 12 days కి, 5 days కి ఇలాగా బ్లీడింగ్ తో చాలా సఫర్ అయ్యాను. ओके, अब अभी इनका एज 48 years है, तो ये मोनोपॉज का स्टेज है। तो उसके कारण इनका ब्लीडिंग 10 दिनों में और 15 दिनों में ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। तो
डॉक्टर्स के कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा मोनोपॉज स्टेज में सभी को ऐसा होता है, डरने की कोई बात नहीं। तो वो अभी सफर कर रहे थे थोड़े दिनों से మేడం. ఓకే. అయితే ఆ టైంలో నేను ఎలోపతి ట్రీట్మెంట్‌కి వెళ్తే మెడిసిన్ రాసారు. కానీ నాకు వేసుకోవడం ఇష్టం లేక నా ప్రయత్నం నేను మళ్ళీ చేశాను. శరీర ధర్మం, గృహ ధర్మం, స్వధర్మం అనే కాన్సెప్ట్‌ని మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేసుకున్నాను. చేసుకొని అదే సేమ్ కాన్సెప్ట్‌ని అప్లై చేశాక నాకు మళ్ళీ మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. ఏంటి అనంటే శరీర ధర్మాన్ని పూర్తిగా నేను పక్కన పెట్టాను ఈ మధ్య కాలంలో. గృహ ధర్మము, స్వధర్మానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాను. तो ये गैनिक प्रॉब्लम रिपीट होने से उनको पता चला कि उन्होंने शरीर धर्म के बारे में भूल गए और गृहस्थ धर्म के बारे में ज्यादा सोच रहे थे। तो इसलिए उन्होंने फिर दूसरा वही शरीर धर्म स्वधर्म स्वधर्म के बारे में वो टैबलेट फिर से अप्लाई किया, फिर मेडिटेशन किया, फिर 8 घंटे के लिए सिर्फ शरीर के लिए स्वधर्म के लिए सज्जन संगत मेडिटेशन स्वाध्याय वगैरह वगैरह किया। तो उनका अब उस प्रॉब्लम से अभी रिलीफ आ गई उनको। दोबारा से जो गैनिक प्रॉब्लम आया था वो बाहर आ गई। శరీర ధర్మాన్ని పూర్తిగా నేను నిర్లక్ష్యం చేశానని నన్ను నేను చెక్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు తెలిసింది. ఏంటి అనంటే ఇంట్లో వెహికల్ తీసుకో అని అన్నారు. ఫోను నాకు లాక్‌డౌన్ టైంలో ఎక్కువగా యూజ్ చేయటం వల్ల స్మార్ట్ ఫోను అది కొంచెం ప్రాబ్లమ్ ఇస్తూ ఉండేది. కొత్తది తీసుకోవాలనుకున్నాను. అది నేను నిర్లక్ష్యం చేశాను. ఫుడ్ విషయంలో పూర్తిగా అసలు విడిచిపెట్టేసాను. నేను ఏదో ఒకటి తింటున్నాను. ఒక్కరోజు తినేదాన్ని కూడా కాదు. उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में थोड़ा अपने सेहत के बारे में भी नेग्लेक्ट किया था, शरीर धर्म के बारे में भी और खाने के बारे में भी ऑप्टिमल डाइट भी नहीं खाया था और फोन के बारे में भी थोड़ा पुराना फोन था तो नया फोन नहीं ली, तो उसके बारे में भी थोड़ा उनको चेक करना पड़ा कि क्यों आया फिर से वो गैनिक प्रॉब्लम। फिर उनको पता चला कि मैंने वो पहले जो टैबलेट अप्लाई किया था उसको डाइवर्ट हो गया उनके प्रॉब्लम, इसलिए उनका प्रॉब्लम आ गया। तो फिर उस प्रॉब्लम के पीछे वही टैबलेट्स को अप्लाई करके वो अपने आप बाहर आ गई కదా మేడం? హాఫ్ అన్ అవర్ నేను రోజు హాఫ్ కిలోమీటర్ వాకింగ్ చేస్తున్నాను. అంతకంటే ఎక్కువ నడవటం లేదు కదా. నాకెందుకు వెహికల్ అని ఇంట్లో కొనుక్కోమన్నా కూడా నేను నిర్లక్ష్యం చేశాను. కానీ వాకింగ్ చేసి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే బ్లీడింగ్ అయ్యేది. అలాగా 3 డేస్ నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. ఇంటికి వచ్చి కూర్చున్న వెంటనే. అప్పుడు నేను వెళ్ళటం మానేశాను. మళ్ళీ 1 వీక్ వెళ్ళటం మానేస్తే ఇంకేం లేదు. మళ్ళీ వెళ్తే మళ్ళీ అయ్యింది. ఓవర్ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది నా బాడీకి. నేను అక్కర్లేని విధంగా నేను ట్రీట్ చేస్తున్నాను. వాకింగ్ అంతలా నడవక్కర్లేదు అని ఒక్కసారి ఈ కాన్సెప్ట్ ని చెక్ చేసుకొని శరీర ధర్మానికి నేను ఇవ్వాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వటం లేదు అని దానికి ఇవ్వాల్సిన ఎంజాయ్మెంట్ హ్యాపీనెస్ ఇవ్వటం మొదలు పెట్టాను. చాలా రిలీఫ్ వచ్చిందన్నమాట. मैडम ने पहले आधा घंटे के लिए वॉकिंग करते थे, तो जब भी वॉकिंग करके आते थे तो उनको ब्लीडिंग ज्यादा होता था। तो फिर 1 हफ्ते के लिए उन्होंने बंद किया था वॉकिंग। फिर चेक किया तो उनको पता चला कि शरीर धर्म को जितना इम्पोर्टेंस देना था, जितना एंजॉयमेंट जॉयनेस देना था शरीर धर्म को, वो उतना दे नहीं पा रही थी। तो फिर उन्होंने अपने आप को चेक किया, फिर वही शरीर धर्म को अप्लाई किया। ఫుడ్ నాకు నచ్చిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ చేసుకొని తినటము, నచ్చిన డ్రెస్సింగ్ చేసుకోవటము, ప్లస్ నేను మళ్ళీ వెంటనే ఇంకొక స్మార్ట్ ఫోన్ తీసుకోవటము, వెహికల్ వెంటనే తీసుకొని డ్రైవింగ్ చేయటం, ఇవన్నీ చేసేసరికి నాకు మళ్ళీ చాలా ఎన్ని రోజులు ఈ ఎనర్జీని నేను దూరం చేసుకున్నానే ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి బుక్స్, మెడిటేషను, యూట్యూబ్ ఇదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను. శరీర ధర్మానికి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వగానే శరీరం సెట్ అయింది. అసలు నాకు యాస్ట్రల్ గా కూడా సర్జరీ అయినట్టు నాకు డాక్టర్స్ కనపడుతున్నారు. గ్లౌస్ వేసుకొని మాస్క్ పెట్టుకొని నా గర్భసంచి బయటికి తీయడం కూడా నాకు యాస్ట్రల్ గా నాకు సర్జరీ అయిందని నాకు క్లియర్ గా తెలుస్తోంది. वेरी गुड मैडम। तो उन्होंने क्या किया कि जब वॉकिंग करने से उनको थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा था तो घर वालों ने कहा उनको व्हीकल ले लीजिए। फिर पुराना फोन था तो फिर वो फोन को चेंज करके फिर नया फोन ले लिया, तो उसमें उनका थोड़ा हीलिंग हो गया। मतलब वॉकिंग बाहर निकल के इधर उधर घूमने से उनका एंजॉयमेंट, शरीर को जितना एंजॉयमेंट होना था वो हो गया और ऑप्टिमल डाइट ले लिया। फिर उनको ध्यान में पता चला कि वो सोच रहे थे कि डॉक्टर आके उनको आस्ट्रल सर्जरी कर लिया। डॉक्टर्स दिखाई देते थे, ग्लव्स दिखाई देते थे उनके ध्यान में, तो वो उससे अपने आप बाहर आ गए।
मैडम आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं पद्म कुमार मैडम? थोड़ा हाँ कैमरा ऑन कर लीजिए, मैडम को फोकस कर लीजिए। स्पॉटलाइट है। कीप द कैमरा स्टिल, डोंट शेक इट। सर पद्मा मैडम ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया हुआ है, इसलिए हाँ उनको मैं ही दिखाई spotlight दे रही नहीं हूँ कर शायद। पा रहे, पद्म इसलिए कुमार उन्होंने या ना मालूम है पहले ठीक नहीं था। सो पद्म कुमारी, कैन यू ऑन योर कैमरा प्लीज? పద్మ కుమార్ గారు కెమెరా ఆన్ చేయండి. ఆన్ చేశానండి, ఆన్ చేశాను. అది ఉంది, చేయి తీసేయండి, చేయి అడ్డుగా ఉంది. ఒక దగ్గర పెట్టేసేయండి మేడం మీరు. ఫిక్స్ కట్ అవుతుంది, ఫుల్ కనిపించట్లేదు ఫేస్. ఓకే మేడం కూర్చోండి. మీకు కనపడుతుంది మేడం, మీరు చూడండి, మీరు చూసుకోండి. ఫస్ట్ అక్కడ ఉన్న చిన్న ఫోటోని క్లిక్ చేయండి, మీరు మొత్తం స్క్రీన్ అంతా కనిపిస్తారు, అప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు క్లియర్ గా ఉన్నానో లేదో. ఇప్పుడు సరిపోయారు, కరెక్ట్. ఓకే అలా ఉంచండి. అలా ఉంచి ఒకసారి ఆస్మా గురించి స్పెసిఫిక్ గా కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పండి. అంటే ఆస్మా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని గంటలు ధ్యానం చేసేవారు, తర్వాత ఎలా తగ్గింది, అనుభవాలు ఆ టైంలో ఏంటి వచ్చాయి, అది కొద్దిగా ఎలాబొరేట్ చెప్పండి. ఆస్మాకి 4-5 అవర్స్ మెడిటేషన్ చేసేదాన్ని సార్, లిమిటెడ్ ఫుడ్ తీసుకునేదాన్ని. जब उनको आत्मा प्रॉब्लम वो में वो 3-4 घंटा वो ध्यान कर रहे थे और बहुत कम वो खाना लेते थे. నెక్స్ట్ ఆ రకంగా మౌనం, వీలైనంత మౌనంగా ఉండేదాన్ని, బయటకు వెళ్ళేదాన్ని కాదు, మౌనంగా ఇంట్లోనే ఉండేదాన్ని. वो ज्यादा से ज्यादा मौन भी प्रैक्टिस कर रहा था. చెప్పండి. ఆ టైంలో ఏమైనా ప్రత్యేకించి మీకు ఏమైనా ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏమైనా వచ్చాయా ఆస్మా టైంలో? ఎనీ విజ్డమ్ ఆర్ మెడిటేషన్‌లో వచ్చిన అనుభవాలు గాని? ఈ మధ్య కాలంలో రీసెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెప్టెంబర్ మంత్ అంతా ఓవర్ బ్లీడింగ్ Please mute here. It is not clear. Voice is not clear. నాకు అది హాస్టల్ సర్జరీ అని నాకు క్లారిటీ రాలేదు సార్. Okay. So thank you, madam. Madam, not very clear. Host, please mute Padma Kumari. So thank you. Thank you, Supriya madam. సార్ బాగా చెప్పానా సార్? చెప్పగలిగిన న్యాయం చేశాను. परफेक्ट. 2 साल से उनको आस्मा कंप्लेंट था. थैंक यू. बहुत साल से उनको आस्मा कंप्लेंट था, लेकिन वो ये लॉकडाउन पीरियड में जब पूरा घर में थी और ज्यादा से ज्यादा मौन और खाना भी कम लेती थी एंड शरीर धर्म को कम करके फिर ज्यादा से ज्यादा वो ध्यान करना शुरू किया. सो दैट इंटेंस मेडिटेशन एंड लेस फूड एंड साइलेंस, so that gave her a good relief. Yeah, first time actually she said मैं दवाई भी नहीं यूज कर रही हूँ, पूरा से पूरा अभी आत्मा एकदम कंप्लीटली मेरे को निकल गया, मैं बहुत आनंद जैसे मेरे को फोन भी कर रहा था वो. Yeah, thank you masters. Next over to host. बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी. जी डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? मीट एंकर को स्पॉटलाइट कर लीजिए, वो किसी के प्रश्न है तो प्रश्न देगा. अब डॉक्टर साहब कुछ क्वेश्चन हैंड्स रेज हुए हैं, आप प्लीज उनके क्वेश्चंस का आंसर दीजिए डॉक्टर साहब. Yes, sure. Please. हाँ.
Yeah, Dipti ji, please ask them questions. One open. जी डॉक्टर साहब वो रीनू जी वो संभाल रही हैं। रीनू जी आप देखिए थोड़ा कौन, रीनू जी, सारिका। I'm unmuting. हाँ आप अनम्यूट कर दीजिए अच्छा दीक्षा जी आप अनम्यूट कर दीजिए उनको। हेलो Harpreet ji, you can ask your question. हेलो Yes, Harpreet ji, ask your question. हेलो नमस्कार सर, मैं हरप्रीत बोल रही हूँ। ओके सर मुझे जब वेदर चेंज होता है ना तो तब मुझे थोड़ा सा अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओके हाँ उस टाइम वो थोड़ा सा डेराप्लिन खाती हूँ या फिर मुझे थोड़ा इनहेलर लेना पड़ता है तो वो थोड़ा कंट्रोल में आता है। अदरवाइज मुझे हमेशा हर साल जब भी वेदर चेंज होता है जब समर आता है तब होता है, जब ठंड मतलब जब विंटर आता है तब होता है। ऐसे दोनों टाइम में मुझे होता है। और रेनिंग सर मानसून में भी होता है मुझे, तब भी वेदर जब भी चेंज होता है तब मुझे होता है। मतलब एक हफ्ते के लिए जब मैं इनहेलर भी ले लेती हूँ और डेराप्लिन खाती हूँ तब कंट्रोल में आता है, अदरवाइज मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है सांस लेने में। या आप ध्यान कर रहे हैं मैडम? शुरू किया ध्यान शुरू किया? हाँ जी सर, मुझे 1 ईयर हो गया ध्यान में आने में। ओके और मैं कर रही हूँ। ये 1 साल ध्यान करने के बाद आपको कुछ ना कुछ आराम मिला? आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम से आपको ठीक लगा ऐसा कुछ? हाँ सर, मुझे थोड़ा सा पहले मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था और मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी और मुझे डर लगता था अपनी बात को एक्सप्लेन करने में। अब थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस में हूँ और मैं बात कर लेती हूँ। या इसमें पहले भी मैडम बताया होगा that seasonal hard work is the mantra for you. The tablet here is seasonal hard work. जो आपको वो समर आने के पहले ये समर में मैं आध्यात्मिक में 4 महीने में या 3 महीने में मैं क्या-क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो विंटर में हम लोग बाहर ज़्यादा नहीं जाएंगे और समर में ज़्यादा बाहर घूमते रहेंगे। एक-एक सीजन में हमको एक-एक तरीका का समाज का काम रहेगा। सो वो सीजन शुरू होने के पहले आप थोड़ा ध्यान में ये आगे 3 महीने में या 4 महीने में अलग से मैं क्या कर सकूँ? एक्स्ट्रा जो आप रेगुलरली जो ध्यान कर रही है वो ठीक बात है, वो ऐसे चलते रहेगा। बट लेकिन एडिशनली 1-2 घंटा रख के कोई किताब लिखना, नहीं तो 3-4 किताब को कंप्लीट करना और वो 40 श्लोक पूरा बाय हार्ट करके वो मतलब शुरू करना, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस कंडक्ट करना। ऐसा कोई ना कोई एक आध्यात्मिक काम जो आप आत्मा को उन्नति के लिए जो करने का है, वो आप पहले लिख के एक प्लान रेडी रखना है। So once you start working it exclusively on those 3 months, then definitely you will get more than 50% relief in the first season and then second season. Like that in every season. सीजन शुरू होने के वो 15 दिन या 20 दिन पहले आप एक प्रोग्राम बनना है और शुरू होने के बाद वो प्रोग्राम पूरा इम्प्लीमेंट करने में आप काम लग गया तो जरूर आपको आराम मिल जाएगा। एंड देयर इज ए पोलन थ्योरी एज वेल। वो आप डॉक्टर देवी या सीनियर काउंसलर जो बताया उनसे रेगुलरली बातचीत करके वो पोलन थ्योरी के बारे में आध्यात्मिक में उनको कैसे आप मतलब लेना है, दैट आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। या अमर हरप्रीत जी अब आप अपना सवाल पूछिए। जी हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन। अमरजीत जी। जी मैम, मैं अमरजीत बात कर रही हूँ। सवाल पूछिए। जी हाँ जी सर, मैं अपनी मदर के बारे में बात करना चाहूंगी आपसे। शी इज अ पेशेंट ऑफ COPD। तो अभी यस सर, तो उनको अभी मतलब लास्ट 2-3 ईयर से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ता था सर। तो उनको फिर बाईपैप भी लगा देते थे डॉक्टर। और अभी भी इस साल भी जब अभी लॉकडाउन था तो मई मंथ में उनको प्रॉब्लम फिर से हुई थी, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाता है सर।
तो वो फिर डॉक्टर्स यही रेकमेंड करते थे कि आप इनको ऑक्सीजन लगा के रखो, क्योंकि हॉस्पिटल में भी जब एडमिट करते थे तो ऑक्सीजन लगा के रखते थे हमेशा, और कुछ मेडिसिन दे देते थे सर। तो इस बार उनको फिर बाईपैप भी लगाना पड़ा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा था, और उनके एबीजी टेस्ट भी किए थे तो उनका लेवल कम आ रहा था सर ऑक्सीजन का। तो फिर उनके उसके बाद वो थोड़ा सा रिलीफ हो गया, फिर वो अभी घर पे हैं। तो अभी वो मेडिसिन जो है कंटिन्यू ही कर रहे हैं सर। अभी जब भी हम दोबारा जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो दोबारा वो सिर्फ उन्हीं मेडिसिन को दोबारा रिपीट कर देते हैं कि आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। तभी अब उन्होंने बोला कि आपको लाइफ टाइम खाना पड़ेगा। तो मैं अपनी मदर का ये देखती हूँ सर कि उनका जो है थोड़ा सा वो अभी 72 इयर्स की हैं, तो उनका मतलब ब्रीदिंग जो है, जो सांस है उनके छोटे हैं सर। तो अभी कभी-कभी जैसे स्ट्रेस ज़्यादा ले लेती हैं कभी-कभी सर, तो उनका जो है ध्यान, अभी हमने उनको बताया कि आप ध्यान कीजिए, तो करते हैं। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं करते, बट डेली 1 घंटा तो कर लेते हैं सर। तो अभी थोड़ा-सा रिलीफ है, मेडिसिन्स जो हैं कंटिन्यू ही हैं सर। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी सर कि इसका ये क्या मतलब वो पूरे तरीके से ठीक हो सकती हैं सर? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये दोबारा प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अब घर में भी हमने ऑक्सीजन की मशीन रखी है, क्योंकि कभी भी अगर प्रॉब्लम हो तो हम ऑक्सीजन उनको घर पे ही भी लगा सकते हैं हम। तो अभी तो लगा नहीं रहे हैं काफ़ी। थैंक यू मैडम। मैं समझ में आता आप जो पूछ रही है। ये प्लेटफॉर्म में ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है आप पूछने के लिए, और ज़रूर इसके लिए आराम मिल जाएगा। इसमें 3-4 चीज़ हैं। सबसे पहले जब हम लोग एक सीनियर सिटीजन्स को, एंड वैसे भी आप उम्र बोल रहे हैं मोर देन 70-75 सीनियर सिटीजन को, 72 इयर्स सर। 22 इयर्स, तो सीनियर सिटीजन को करने के लिए सबसे पहले एनर्जी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक 10 तरीका का होती है। वो आप काउंसलर से टच में रहने से, उनके बेड के ऊपर एक अच्छा से पिरामिड रखने का, और उनके पिरामिड का जो पानी है वो पानी देने का, एंड कीपिंग सम ग्रीन प्लांट्स इन एंड अराउंड हर, and keeping some healing crystals, and the color of the bed sheets and curtains, everything should be in the higher color, and then a soft instrumental music can be played as a background. So there are, and doing some group meditation in that room, keeping always the positive words in her room. So like that there are 10 techniques. These are all just energy amplification, क्योंकि वो लोग उतना उम्र में, और वो सांस का प्रॉब्लम, ये सब इधर उधर दर्द रहेगा, इसके साथ वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए ये सारी के सारे एनर्जी सपोर्ट देने से सबसे पहले उनका एनर्जी बहुत सारा इम्प्रूव होगा। और अकॉर्डिंग टू द सपोर्टेड एंड नॉन सपोर्टेड टैबलेट, उनको प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उनको हॉस्पिटल लेके जाना और घर में उनको देखभाल करना, जो लोग उनको देखभाल करते हैं उनका प्रॉब्लम ज़्यादा है। सो वो प्रॉब्लम को, इसीलिए जो लोग उनको अटेंड करता है उनको आध्यात्मिक में थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। सो एक मास्टर से जो लोग ठीक हैं घर में, वो लोग रेगुलरली वो एक मास्टर से काउंसलिंग लेके उनका जीवन लक्ष्य में से आना चाहिए। सो उनको जो टैबलेट, जो आध्यात्मिक ज्ञान उनको लेना है, अटेंडेंस को ज़्यादा चाहिए। Once attendants become perfect in their own spiritual life, then whatever this hardship that is there, more than 50% it will be relieved. That is the second point. And the third thing, yeah, as you said, उनको बार-बार हॉस्पिटल लेके जाना और ऑक्सीजन घर में भी और उधर भी देना पड़ता है। So this is acute and chronic spiritual tablets we need to apply here. जो emergency आ रही है, if they are senior citizens, the first thing is ashram dharma. So according to, as earlier we said, कुटुंब धर्म और शरीर धर्म और आश्रम धर्म, प्रचार धर्म. So in these three things, प्रचार है तो उनको रहेगा नहीं, कुटुंब धर्म वो गृहस्थ रहने का और आश्रम धर्म. So whenever they are into sannyas ashram, the last days, especially after completion of the responsibilities, they should be in ashram. Especially during full moon days, whenever she is okay, you try to, maybe उनको ये नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी ऑडियंस के लिए मैं ये बोल रही हूँ. And during full moon days, if we allow them to stay in an energetic place with a pyramid, greenery, complete vegetarian zone, and वो मास्टर का संग में, वो आध्यात्मिक वातावरण में 3 या 5 दिन रह के ज्यादा से ज्यादा वो आध्यात्मिक मार्ग में वो लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, मास्टर से बात करना, ये सब करने से जो इमरजेंसी हम लोग हॉस्पिटल में
ये 5 दिन या 10 दिन रहना पड़ता है. So that will be converted as this the beautiful spiritual environment residential training. So if you are into residential spiritual training for 3 to 5 days in a month as a part of soul evolution, then there will not be a painful residential, admission kind of thing. So in so many patients we observed this. Whenever there are acute exacerbations, मतलब जो existing मतलब प्रॉब्लम में बार बार उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वो लोग जब वो लोग ठीक रहता है, सब ठीक रहता है, वो समय में उनको 3 दिन या 5 दिन स्पेशली वो फुल मून डेज में कोई ना कोई आश्रम वातावरण में रखने से जो रिपीटेडली कार्डियक का प्रॉब्लम से नहीं तो कोई ना कोई बीमारी से हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वो जरूर हम लोग वो रिड्यूस कर सकते हैं. वी कैन डिक्रीज दोज हॉस्पिटल एडमिशंस. दैट इज फर्स्ट थिंग. Increasing the ashram dharma point. If it is not possible to take them to the ashram because of the lockdown, social distancing, so many problems, try to make all those arrangements in their room itself. As much as possible, allow them for the spiritual training, especially during full moon days. So that is the most important. So the energy supplements and training the individuals who are there around in the home, who are really suffering because of this problem, bringing them into complete spiritual awareness. And the third thing, applying the ashram dharma tablet. So these three things. अभी सर हम ऑलरेडी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी उनके ध्यान करते हैं, उनके साथ बैठ के ही करते हैं. अभी मतलब जब हॉस्पिटल जाते हैं, अभी जस्ट टू टेक द मेडिसिन ओनली, वैसे अभी ठीक है तबीयत उनका, बट हम पूरा फैमिली ध्यान करते हैं उनके साथ बैठ के, वो भी करती हैं. अभी इवन हम सुबह मॉर्निंग की क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं, ट्रू पाथ ऑफ द लाइफ, वो भी वो करती हैं. और रात को भी हम करते हैं, फुल मून डेज पे भी करते हैं. अभी उनका थोड़ा टाइम ड्यूरेशन और बढ़ा देंगे सर, आप जैसे कह रहे हैं. तो थैंक यू मैडम, you said perfect. I advise the family members to go through the books. One is social problems book and the second one is true difficulties. Okay, these are the two great books. If you go through those pocket books, you will understand what are all the true difficulties we can, keep in our life as a part of our purpose and soul evolution. So those two books are available in www.spiritualtablet.org website. And if they are in regional language, Supriya madam can translate and give it to you. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. रविंदर कौर जी, आप अब अपना सवाल पूछ सकती हैं. जी हाँ, रविंदर कौर जी. गैरिक डिंगरा जी को ले लीजिए. हाँ जी हाँ, गैरिक डिंगरा जी. सर मैं गैरिक की मदर बोल रही हूँ. नमस्ते. नमस्ते मैडम. सर मेरे बेटे को 2 साल से 10 साल का है सर, उसको 2 साल से वाइट हेयर निकलने शुरू हो गए हैं हेड में. पहले 2-3 निकल रहे थे, अब उनकी क्वांटिटी स्पीड से बढ़ती जा रही है. मैं उसको मेडिटेशन भी कराती हूँ और रेकी भी करा रही हूँ, पर उसका भी मैंने हीलिंग भी शुरू कराया है सर मेडिटेशन के थ्रू कि इसके ये रुक जाएं, लेकिन सर ग्रोथ बढ़ती जा रही है. तो मैं आपका मार्गदर्शन चाहूंगी अपने बच्चे के लिए. Yeah madam, so see basically the first book you need to understand is the spiritual children. जो किताब है वो spiritual children पहले आप पढ़ के उसमें आध्यात्मिक पुत्र के बारे में क्या क्या करने के, इसके बारे में आप पूरा ध्यान रखना चाहिए. And the second thing is 1+ Arshad Varga concept, a healthy competition. We call it as a healthy spiritual competition with neighbor spiritual masters. So you can learn this concept, the senior masters North India and from Dr. Devi also. Try to apply these two things. One is spiritual children. The other thing is 1+ healthy Arshad Varga. Okay, so if you apply both these things, and definitely you can see a much better result. And from Sunanda Saraf, try to understand the I concept. We need to understand who am I concept in a much better way to expand our consciousness. So you can get that PowerPoint and go through the PowerPoint and the explanation part of it. And all these three things will give a specific answer, especially for the head problem. Okay, thank you very much. थैंक यू सर. थैंक यू. सर एक जन है खाली और भारती जी हैं, क्या उनका क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? Give your phone number in the chat box so that they will tag you later. Yeah. That's why if you are new,
better you give your phone number in the chat box right now. So thank you all. Thank you very much for this great opportunity. सर एक आखिरी क्वेश्चन है सर भारती जी का, वो पूछ सकती हैं आपसे? उनको आने दो ना, नेक्स्ट वीक अगेन कम. ओके, टाइम इज ओवर. या ठीक है सर, ठीक है. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत आभार. अब हम अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे किसी एक नए विषय को लेकर. दोस्तों, आपने बहुत धैर्यपूर्वक सब सुना. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद. जीके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. या हम सब एक बार हैप्पी इंटरनेशनल डिजिटल मेडिटेशन डे एक बार सब लोग कहेंगे. ओके जी सर. सो हैप्पी इंटरनेशनल meditation day. थैंक यू सर. मैम फॉर्म फिल करने में प्लीज कोई हेल्प कर सकता है? उसमें वो सबमिट नहीं हो रहा. हेलो. You mentioned personally the Dhanvantri group, and let's all give a huge round of applause to GK sir and end the session with a huge round of applause. Thank you sir. हाँ, फॉर्म फिल करने के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज डॉक्टर देवी को या मुझे, दीक्षा, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. फोन नंबर हम शेयर कर रहे हैं चैट बॉक्स में. मैम सिर्फ वो लास्ट में प्लीज बताएंगे कि वो फैमिली ट्री का बोल रहा है कि कंपल्सरी है फैमिली डिटेल. ओके, तो आप उसमें अपडेट कर दें और सबमिट करने का ट्राई करें. मैंने कर दिया. वो और चेक बॉक्स भी चेक करना होगा आखिरी में जो है, उसके बिना सबमिट नहीं होगा. रेफरेंस हिस्ट्री पूछ रहा है, वो सब भर दिया. फिर सबमिट करने के बाद वो बोल रहा है कि फॉलोइंग ऑर्डर इज मैंडेटरी फॉर सेविंग द डाटा. अच्छा ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं अपना फोन नंबर देती हूँ. प्लीज प्लीज, क्योंकि मैं पूरा भर चुकी हूँ. फिर से वो सेट करना पड़ेगा. ये लोकल एनेस्थीसिया. हम अपना, दीक्षा जी, अपना सेशन अब यहीं पे खत्म करें. यस यस. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का.